हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं AS7 की। इसकी मैक्सिमम थ्योरीज आपने पढ़ रखी हैं, लेकिन हमें वो बातें करनी है जो लास्ट डे ऑफ एग्जाम से पहले रिवीजन के टाइम में कैलकुलेशन पर्पस की वजह से यूज होने वाली है। देखो सर, इस सीरीज में हम AS1, AS2, AS3, AS4, AS5 जो है वो कर चुके हैं। AS6 सिलेबस से हट चुका है। AS7 जो है वो हम बात करने जा रहे हैं। सर इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमने कुछ एंड में क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, जिसमें से एक दो क्वेश्चन मुझे डिस्कस भी कराना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करके दूंगा आपको। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। बाकी दो क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में दूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा एग्जाम में। लिटरली आपको इस लेक्चर के बाद ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने कभी किसी टीचर से क्लास नहीं ली थी। इस सिंगल लेक्चर में आपको हर चीज़ जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपके लिए एग्जाम रिलेटेड और मार्क्स ओरिएंटेड वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा। चलिए सर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं AS7 की। तो सर देखो, इसमें जो थ्योरीज हैं चार्ट वाइज मैंने आपके लिए सजा दी है, अच्छे से करवा दी है, लेकिन मुझे कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी बताने तो जो मैं एडिशनली आपको लिखवाने वाला हूँ। सर बात करते हैं AS7 किसके बारे में है, तो ये बात करते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सर ये किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, तो सर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है वो हमें सिविल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में बात करता है सर? सिविल कंस्ट्रक्शन। जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है सर, ये सिविल कंस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या क्या शामिल है सर कंस्ट्रक्शन में? देखिए सर, आप कोई नया घर बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में शामिल है। आप कोई एडिशनल फ्लोर बनवा रहे हैं उसके ऊपर, कंस्ट्रक्शन में शामिल है। आप पूरा घर तोड़वा के यानी डीकंस्ट्रक्ट करवा के एक नया घर बना रहे हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन में शामिल होता है। ये नॉर्मल चीजें हैं और ये हमारे AS7 में शामिल होती है। एक बार इसकी रीडिंग देते हैं फटाफट। AS7 प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर की। मतलब मैंने अपने लिए बिल्डिंग बनवाई, स्टूडियो बनवाया, मेरे लिए नहीं है ये उसके लिए जिसने इसको बनाया है। AS7 कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगता है, कस्टमर के ऊपर जो से सर्विस ले रहा है उसके ऊपर नहीं लगता है। MCQ अभी अकाउंट में डाले नहीं है, अगर होता तो मैं इसको जरूर MCQ में रखता। द फोकस ऑफ द स्टडी इज अलोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कि इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट में होने वाली रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले कॉस्ट, इसको जो है वो बाइफर्केट करते हैं और ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। और सर आपका एक टॉपिक भी है कॉस्टिंग के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है सर। वहां पे भी इसके आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसके कुछ लॉजिक्स आपको वहां पे भी दिखाई देंगे, या फिर आपने वहां कर रखा है तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। ग्रुप 1 में ओल्ड सिलेबस में ये ग्रुप 1 में था और न्यू सिलेबस में AS7 को ग्रुप 2 में रखा गया है। ध्यान से पढ़ेगा तो यहाँ पे बताओ कितने टाइप का बताया गया। देखो एक तो डिस्ट्रक्शन बताया गया, मतलब बिल्डिंग को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपकी कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ दिया गया, फिर उस पर नया बनाया गया। फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द असेट्स। आप किसी असेट्स को बना रहे हो, उससे रिलेटेड जो आप सर्विस ले रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन है, आप असेट्स बनवा रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स बना रहे हो जो कि आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सर कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स मतलब कि भाई देख तू मेरी बिल्डिंग बना दे, उसके आगे पार्क बना दे, फिर बाउंड्री बना दे, एक स्विमिंग पूल बना दे, सब कुछ उससे करवा रहे। मतलब उसके साथ आपने एक के साथ बहुत सारे काम उसे दे दिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या, ये बिल्डिंग जब बनी तो उसकी नींव डालना, खुदाई करना, यहाँ पे पहले से एक घर था उसको तोड़ना, फिर इसको पूरा रेडी करना, फिर हमने उसको आगे प्लस्तर का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद फर्श बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग उससे बनाया। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें शामिल होते हैं, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है। कई बार क्या होता है कि सर आपको बस ये दीवार खड़ी करनी, दीवार खड़ी करनी कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, या फिर पूरा घर बनाना है, अच्छा सर पूरे घर में पेंट वगैरह भी करवाना है, ओके ठीक है सर, लेंटर भी डलवाना है। मतलब A to Z सारी चीजें, चाहे सिंगल आप कह लो या मल्टीपल ऑफ ग्रुप कह लो, सभी चीज में शामिल होती है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया कि जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कैन बी डिफाइंड इन 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी में डिफाइन हो सकता है। एक तो फिक्स प्राइस है, एक है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो सर सबसे पहले कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, बहुत ईजी है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया तो उसके बाद फिक्स पे ही मेहनत करनी है। फिक्स से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें 2-4 इंपॉर्टेंट पैरा समझने हैं AS7 की। अगर वो क्लियर हो गया तो हम कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें जरा एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट सपोज इसमें हम क्या कहते हैं, हम अपना प्रॉफिट पहले से लेके नहीं चलते,
वो बोलता है कि भैया आप जो भी मेहनत करोगे, हम मटेरियल अपना ला के दे रहे हैं आपको, आप जो भी इस पर मेहनत करोगे हम उतना परसेंटेज आपको दे देंगे। लेट सपोज हम 5 लाख का सामान लाए, 20% जितना भी खर्चा हुआ टोटल 20% हम आपको प्रॉफिट पे दे देंगे। मतलब इन एडिशन प्रॉफिट लेके नहीं चलते, काम खत्म हो गया। जैसे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 20% यानी 2 लाख उन्हें एज द एडिशन प्रॉफिट के तौर पे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है मल्टीप्लाई में जो भी एग्रीमेंट में परसेंटेज मेंशन होती है वो इन्हें दे दिया जाता है कि 10%, 5%, 20%, जितनी भी मेहनत वो अपनी साइड से करने वाला है उसको उस एडिशन में प्रॉफिट दिया जाता है। तो उसकी एडिशन में ही उसकी प्रॉफिट को एस्टिमेट करके मान लिया जाता है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लिटरली नहीं आते हैं। क्वेश्चन आता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ओके, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे आपको कुछ चीजें मुझे बतानी है। ये सर देखो सर, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की जब आप बात करते हो तो इसमें सबसे पहले एक वर्ड टर्म समझना होता है आउटपुट, और आउटपुट को समझाता है पैरा 22। वो कहता है कि अगर 4 चीजें मौजूद है तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में आप ये कह सकते हो कि आउटकम जो है वो अवेलेबल है, आउटकम होना चाहिए। जो हमारा फिक्स प्राइस है वो आउटकम बेस्ड पे कैलकुलेशन करता है। 4 बातें कौन कौन सी है सर, कितनी लागत लगने वाली है आपको पता होना चाहिए, कितनी लागत लग चुकी है आपको पता होना चाहिए, आपके जो भी खर्चे हैं एस्टिमेटेड आने वाले वो भी आपको पता होना चाहिए, और 4th पॉइंट आपका कलेक्शन जो है वो सर्टेन होना चाहिए कि आपको जितने भी पैसे बताए जा रहे हैं वो आपको 100% जो है वो मिल जाएंगे। ऐसा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अल्टीमेट कलेक्शन आपका हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं है कि मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, आपको 100% श्योरिटी है कि आपको आपका जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको पहले से पता है, एक्चुअल कॉस्ट अब तक क्या लग चुकी है वो आपको पता है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट फ्यूचर में क्या कॉस्ट लग सकती है वो भी आपको पहले से पता है। अगर ये चारों चीज मौजूद है तो हम कहते हैं पैरा 22 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आप क्या बोलोगे, पैरा 22 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और आउटकम अवेलेबल है इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। आउटकम अवेलेबल है, अगर आउटकम कब अवेलेबल होगा, जब ये चारों कंडीशन एक साथ, सर कोई एक कंडीशन ये चारों, सर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे पैरा 22 जो है वो सेटिस्फाई हुआ है। ओके, अगर आपका आंसर है यस, मैंने इसे इस तरीके से लिखा है, इफ आंसर इज यस कि हाँ सर चारों कंडीशन पूरी है, तो आप 2 स्टेप निकाल लीजिए। पहला परसेंटेज देख लीजिए कितना काम हुआ है, मल्टीप्लाई कर देना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई कर देना इस परसेंटेज को। ये परसेंटेज कैसे आती है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू दी कंप्लीट दी कॉन्ट्रैक्ट, कि टोटल कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपका, कितना खर्चा आपको लगता है कि हो, टोटल कॉस्ट, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल आपको कितना अनुमान लग रहा है खर्चा हो जाएगा, और एक्चुअल कॉस्ट टिल डेट आज तक कितना खर्चा हो चुका है, आप ये परसेंटेज बेस पे निकालोगे। फिर है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कैसे आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ये जो परसेंटेज आपने यहाँ से निकाली है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या है। कई बार AS7 में डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो एज पर 22 अगर आपको AS में पूरे नंबर लेने तो पहले लिखना फर्स्ट वी हैव टू चेक द आउटकम इज अवेलेबल और नॉट, तो 4 पॉइंट्स लिख देना, एंड यस आउटकम इज अवेलेबल, देन स्टार्ट द कैलकुलेशन। पहले आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालेंगे, डायरेक्ट उस पर मजा आएगा, वरना एग्जाम में गलती हो जाएगी। और एक चीज इसमें मैंने स्टार लगा के लिखनी चाहिए कि ऑलवेज फॉलो द करंट ईयर इन्फॉर्मेशन, जो इस साल की इन्फॉर्मेशन है उसको आपको ऑलवेज चेक करना है। ओके, फिर आता है सर पैरा 23। पैरा क्या है सर 23 कि सर आउटकम अवेलेबल है, आउटकम अवेलेबल है, लेकिन जैसा कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया था और जैसा काम निकल के मेरे सामने आया है दोनों आपस में मैच नहीं करते। एक बार बोलो मेरे साथ, जैसा काम मुझे बताया गया था, बोलो एक बार मेरे साथ, जैसा काम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था और जैसा काम हुआ है वो आपस में मैच नहीं करते, तो सर मैं आपकी पेमेंट नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है, डिस्प्यूट हो गया। ओके, डिस्प्यूट हो गया सर हमारे बीच कि काम जो हुआ है और काम जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था दोनों मैच नहीं करते, तो हम इसको कहते हैं सर्वेयर मेथड। हम यहाँ पे एक सर्वेयर को बुलाते हैं, वो चेक करता है और वो जैसा बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एंड जो कस्टमर है उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। क्या हो गया सर, कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर के बीच में डिस्प्यूट हो गया। सर क्यों, क्योंकि जो कंप्लीशन ऑफ रिजल्ट है वो डज नॉट मैच। ये क्या है सर, डज नॉट मैच, डज नॉट मैच, वो मैच नहीं करता सर। किससे मैच नहीं करता, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन से, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हुई है वहां पे वो। तो हमें यहाँ पे सर्वे मेथड को अप्लाई कर देना होता है जिसमें रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है और जो भी वो वर्क को सर्टिफाइड करेगा, कौन सा सर्वेयर, मतलब आप कह रहे हो 10 लाख लेकिन उसको लग रहा है कि हाँ
कस्टमर सही बोल रहा है, काम अभी पूरा नहीं हुआ, जैसे खिड़की है उसमें अभी काम बाकी है, गेट वगैरह लगा दिए, उस पर भी पेंट वगैरह बाकी है, जो भी उसको लगेगा उसमें पैसे वो रिड्यूस कर देगा और जो फाइनल करेगा वही पैसे कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर को देता है। ओके, उसके बाद है पैरा 31। पैरा 31 क्या कहता है सर? आउटकम इज नॉट अवेलेबल। आउटकम मतलब ऊपर जो 4 कंडीशन आपने पढ़ी थी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सर ऐसा कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्टर को पूरी तरीके से समझ में नहीं आया कि यहाँ करना क्या है। एक आइडिया है लेकिन श्योरिटी नहीं है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या हो सकती है अभी पता नहीं है। ये वो केस है कि जब हमें आउटकम अभी पता नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के इक्वल माना जाता है। ये केस कहता है कि अगर आप नहीं सर्टेन कर पा रहे हो आउटकम है या नहीं है या कितना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको मिल रहा है, जो कस्टमर आपको आपके पैसे दे रहा है, वो आपने जितनी मेहनत की है वो उसी के बराबर में आपको दे रहा है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यानी आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। अगर एमसीक्यू बनता, अभी एग्जामिनर ने नहीं कहा है, लेकिन अगर एग्जाम में एमसीक्यू बनता तो मैं आपसे पूछ लेता सर्वेयर मेथड कौन से पैरा में आता है, मैं आपसे पूछ लेता नो प्रॉफिट नो लॉस किस मेथड में होता है। सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो ये कब होता है सर? जब इनिशियल स्टेज में हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो अनअवेलेबल रहती है, पता नहीं रहती है। लास्ट पैरा मुझे आपको बताना है प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। मतलब काम तो हो रहा था, बात हुई थी 12 लाख में घर बनेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट जो बना मेरे अब तक 8 लाख लग चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 7 लाख का भी और लग सकते हैं। 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर जो भी आप कह लो 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 15 लाख ऐसा मुझे लग रहा है लग जाएंगे, यानी 3 लाख एडिशन लग सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी जो कॉस्ट लग रही है वो आने वाली रेवेन्यू से ज्यादा है। तो यही कहा जा रहा है कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो ग्रेटर देन है, किससे ज्यादा है सर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। तो इस केस में क्या करना है? प्रोविजन इज कंप्लीटेड, ठीक है सर। यहाँ पे कंप्लीट मत लिखो, यहाँ लिखो कंप्यूटेड। कंप्यूटेड आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा सर, और कहां पे बनाना पड़ेगा? टू दैट पोर्शन विच इज स्टिल टू बी कंप्लीटेड, जिस पोर्शन पे भी काम होना बाकी है। दोबारा से बोलो, पोर्शन इज, यहाँ पे आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा किस पे सर? उस पोर्शन पे आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एक बार बोलो मेरे साथ, उस पोर्शन पे प्रोविजन बनाना पड़ेगा जिस पे भी काम होना बाकी है। दोबारा से बोलो, उस पोर्शन पे प्रोविजन बनाना पड़ेगा जिस पे काम होना बाकी है, यानी ऑलरेडी जिस पे हो चुका है उस पे नहीं बनाया जाता। तो सर इतनी बात रखते हुए अभी मुझे 12 मिनट हो गए हैं एएस को लेके। अब आपको ध्यान से सुनना होगा जो भी मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन है सर आपके पास, पशुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग फॉर 3 करोड़ ऑन 1 सितंबर 2012 ऑन कंस्ट्रक्शन मार्च, आपको 31 मार्च 2013 द कंपनी फाउंड दैट इट हैज ऑलरेडी स्पेंट 1 करोड़ 80 लाख। कह रहा है 1 करोड़ 80 लाख तो मेरे पहले ही लग गए, और प्रूडेंट एस्टिमेट है कि एडिशनल कॉस्ट मुझे अभी 1 करोड़ 40 लाख और लग सकती है। तो कह रहे हैं सर कैसे करूं इस क्वेश्चन को, आप बताओ। ओके, तो सर देखो 1.8 करोड़ प्लस 1.40 करोड़, अगर मैं इनको देखो तो 3.20 करोड़ हो जाते हैं। तो वही वो कह रहा है 320 लाख या फिर 3.20 करोड़ आप बोल दो, या 320 लाख, दोनों इक्वल है। फिर आप ये देखो कि अब तक कितना लग चुका है, तो वो 320 में 180 जो है लग चुके हैं, यानी 56.25% जो है मेरा काम कंप्लीट है। ओके, टोटल एक्सपेक्टेड लॉस कितना है सर? सर लॉस क्या है? मेरा 20 लाख का लॉस होने की एस्टिमेशन है सर। क्यों? क्योंकि 3 करोड़ 20 लाख जो है वो मेरे लग रहे हैं या लगने वाले हैं, और 3 करोड़ का ही सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, यानी 20 लाख एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो ये मेरे प्रोविजनल अमाउंट चला जाएगा। तो वो क्या कहता है कि सर पैरा 21 को फॉलो करो। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, एक्चुअली ये जो इन भाई साहब ने टाइप किया दिया है ये ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से है, ये है ऑफ 300 लाख, और ये यहाँ पे आएगा ये 168.75 लाख, ठीक है सर। ओके, नाउ लेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एज पर पैरा 21, कि भैया हमारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अभी कितनी है जो लग सकती है। तो यहां पे हमने देखा कितनी कॉस्ट लग चुकी है, तो 1.80 यानी 1 करोड़ 80 लाख जो है हमारे लग चुके हैं। तो 1 करोड़ 80 लाख जो है वो हमारे लग चुके हैं। ओके, तो लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट हमारे कितने का है सर? 11.25 का होने की संभावना अभी है,
कि इतने पैसे हमारे और लग सकते हैं। यानी रिवेन्यू को चेक किया तो 168.75 है और जो हमारी कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है वो 180 है, यानी 11.25 का हमें लॉस हो सकता है। नाउ फर्दर प्रोविजन रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड लॉस, कि भैया आप अगर बनाओगे प्रोविजन तो कैसे बनाओगे। तो सर देखो 20 लाख का मुझे लग रहा है डाउट कि हाँ सर मेरे को लॉस होने की संभावना है, एक्सपेक्टेड लॉस, और अभी जो है सर वो 11.25 जो है वो अब तक का हो चुका है, यानी आने भविष्य में कितना लॉस हो सकता है, दैट इज 8.75 लाख। इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा दोगे, ठीक है सर। और एक्सपेक्टेड लॉस एज पर पैरा 35 इज 20 लाख, 20 लाख। आप जैसे भी लिखना है आप लिख दो, या तो 20 लाख ही लिख दो सर इसको डायरेक्ट, 20 लाख, ओके 20 लाख। ये पॉइंट डेसिमल है, डेसिमल 00, ओके ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर ES7, ओके। नाउ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स 480, कॉस्ट इनकर्ड टू द डेट 300, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट 200 लाख। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे आएगा सर। तो सर देखो इसमें हमें देखना होता है कि कॉस्ट इनकर्ड टू द डेट आज तक कितना हुआ और आगे कितना हो सकता है। तो आने वाले टाइम में टोटल 500 हो सकता है, जिसमें से 300 जो है वो हो चुका है, ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका इक्वल्स टू 60%, ओके। ये गलत है, यहाँ करेक्शन कर लेना। टोटल एक्सपेक्टेड लॉस टू बी प्रोवाइडेड फॉर एज पर पैरा 35, वो क्या कह रहा है कि टोटल एक्सपेक्टेड लॉस कितना होने की संभावना है। तो वो क्या कह रहा है आपसे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, लेस कर दो टोटल कॉस्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 480 है और इन दोनों का अगर आप चेक करो तो ये होता है 500। तो भैया यहाँ पे भी 20 लाख होने की संभावना है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एज सर पैरा 21, तो भैया यहाँ पे 480 का 60% आपने देखा तो 288 लाख। फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को देखा तो 300, तो टोटल 12 लाख का आपका लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, 20 लाख आपका टोटल लॉस होने की संभावना है, जिसमें से 12 लाख तो लॉस हो चुका है, तो प्रोविजन आपको 8 लाख का बनाना पड़ जाएगा। और एक्सपेक्टेड लॉस कितना है भविष्य में, दैट इज मतलब ओवरऑल जो लॉस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कितना लॉस हो सकता है, दैट इज 20 लाख। इस तरीके से आपको करना है। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं आपके होमवर्क में एक बार दे रहा हूँ, ओके ठीक है सर। बाकी ये जो PDF प्रिंट आउट होगा और जब ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप चेक करोगे तो वहाँ पे ये जो करेक्शन दिख रही है उससे मैं ठीक करा दूंगा, तो आप परेशान मत होना, ठीक है ओके। आइए सर, उसके बाद यहाँ पे है इंटरप्राइज शुड प्रेजेंट ग्रॉस अमाउंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, वो कहता है कि अगर कस्टमर से ड्यू है कुछ तो उसे असेट्स दिखाओ, और ड्यू टू कस्टमर है तो उसे आप एज ए लाइबिलिटी दिखाओ, ये आपको कहा जाता है। वैसे मेन क्वेश्चन जो है वो यही है 1 2 3 4, बाकी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर वो कह रहा है जनरल डिस्क्लोजर एंड स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। सर जनरल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी है, ठीक है, उस पीरियड के दौरान, मतलब किस साल में, 2011 12 12 13 13 14 जो भी आपकी रेवेन्यू है वो बताओ, और आपने मेथड कौन सा लगाया, फिक्स कॉस्ट या फिर कॉस्ट कंप्लीशन प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दिखाया या फिक्स कॉस्ट दिखाया, जो भी मेथड लगाया वो आप बता दो। फिर एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रोग्रेस बतानी पड़ेगी, आपको एडवांस कितना मिला और कितना पैसा आपका रुका हुआ है वो आप बता सकते हो, ठीक है सर। और बाकी मतलब कितनी प्रेजेंटेशन हो गई, जनरल में 1 2, फिर स्पेसिफिक में 1 2, फिर ये 2 बातें और ऐड हो गई कि अगर ड्यू फ्रॉम कस्टमर है तो आपको इसको दिखाना चाहिए सर असेट्स, और ड्यू टू कस्टमर है तो आप उसको लायबिलिटी के तौर पे दिखाना चाहिए। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। इसके बाद इन्होंने बोला यहाँ पे देखो आप, चलिए सर ऊपर आते हैं, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके लिए, आप इन्हें देख सकते हैं। मैं एक बार रफ कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। यहाँ पे छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले सर्वेयर या फिर सर्वेयर मेथड के बारे में बताया, जो हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है और एक्चुअली क्या हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है, सर्वेयर मेथड। और इसमें कुछ बातें जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे रेवेन्यू, दोस्तों कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या कहता है कि आपको जो मिलने वाले पैसे हैं, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वो ग्रेटर है आपके लगने वाली कॉस्ट से, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जिसमें 4 प्रोबेबल कंडीशंस देखनी होती है, जो हमने स्टार्टिंग में फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखी नहीं थी। इसके बाद हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे लगी है या लगने वाली है,
वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहलाएगा। जो भी कस्टमर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता चला जाएगा। ओके, उसके बाद चेंज इन एस्टिमेट। चेंज इन एस्टिमेट मतलब ये दो वजह से होता है। एक तो एस्केलेशन महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से कैसे होता है, जैसे प्राइस जो था पहले सीमेंट का या फिर ईंटों का या फिर लोहे का जो सरिया आप यूज़ करने वाले थे वो कम था, अब वो बढ़ गया, एस्टिमेट चेंज हो गया। या फिर जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, वो पहले कह रहा था कि भैया डबल बेड 1 किचन 1 बाथरूम बना, अब वो कह रहा है कि नहीं सिंगल रूम बना और बाथरूम डबल कर दो या फिर 3 बेडरूम कर दो। एस्टिमेट चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड द इकोनॉमी जो भी फ्लक्चुएट हो रही है। इसके लिए कुछ बातें यहाँ पे लास्ट में इस चार्ट में बताई गई है कि आपको सेपरेट असेट को सेपरेट कैलकुलेट करना होगा, सभी का सेपरेट कॉस्ट और रेवेन्यू आपको चेक करना होगा। ठीक है सर, और उसी के साथ ये सारी बातें जो है हम कर चुके हैं। अब एक बार आप देख सकते हो ये चार्ट्स वगैरह जो भी है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, अभी जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे उसके अंदर। इसी के साथ सर हमारा AS7 जो है वो खत्म होता है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है सर, इसे अच्छे से पढ़ के आइएगा और ये करने के बाद ओवरऑल मुश्किल से आपके 20 से 25 मिनट लगे। क्वेश्चन जो 4 बताएं वो कर लीजिएगा। मेन जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो उन 4 पॉइंट से और फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से ही पूछता है, तो उस पर ध्यान दे दीजिए, आपका AS7 ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और इसे करने के बाद आप RTP MTP देख सकते हैं, कोई भी डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसे करने के बाद आप RTP MTP देख सकते हैं, आपको कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, अलविदा चाहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।